आज का दंगल हिंदुस्तान में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा करीब 8-9 लाख एकड़ जमीन के मालिक वक्फ की संपत्तियों को लेकर बनाए जा रहे कानून पर है। केंद्र सरकार ने 1995 के वक्फ कानून में बदलाव के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्षी दलों की ओर से इसका घोर विरोध किया गया। आरोप लगाए गए कि सरकार वक्फ की जमीनें हड़पना चाहती है। अफवाह फैलाई गई कि सरकार वक्फ की जमीनें बेचना चाहती है। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ के मौजूदा कानून में छेड़छाड़ को धार्मिक तुष्टीकरण की कोशिश बताया, लेकिन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि 1976 की रिपोर्ट, 2005 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और के रहमान खान की संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को ही लागू करके संशोधित कानून लाया जा रहा है। जबकि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि पहले से स्थापित प्रक्रिया को बदलकर सरकार बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल में गैर मुसलमानों को घुसाना चाह रही है और गैर मुस्लिमों की ओर से वक्फ करने के अधिकार को खत्म भी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम विरोधों के बीच सरकार ने बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा और पेश होने के चंद मिनटों के अंदर ही बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। इतने बरसों में शायद पहली बार मोदी सरकार ने कोई बिल संयुक्त संसदीय समिति में भेजने का फैसला किया हो। इसे लेकर भी विपक्ष हमले कर रहा है, लेकिन सवाल यही है, क्या देश में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके फैसले को किसी अदालत में चुनौती ही नहीं दी जा सके? क्या कोई ऐसा फैसला होना चाहिए जो संवैधानिक समीक्षा के भी परे हो? कोई ढांचा ऐसा क्या होना चाहिए जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं हो? क्या ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जिसका कोई हिसाब किताब ही तय नहीं हो? इन्हीं तमाम सवालों और विवादों को दूर करने के लिए सरकार ने संशोधन कानून लाने की कोशिश की है, जो अब जेपीसी में विचार के बाद ही आ सकती है। दंगल में इसी मुद्दे पर हर पक्ष के साथ बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? स्पीकर सर। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। 29 साल पुराने वक्फ कानून में संशोधन का बिल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया तो एक साथ विपक्षी दलों ने तमाम सवाल उठा दिए, क्योंकि सरकार वक्फ कानून में 40 संशोधन करने वाली है। प्रस्तावित बिल फिलहाल जेपीसी में चला गया है, लेकिन अगर मौजूदा प्रस्ताव पर ही कानून बन जाएगा तो जो बड़े बदलाव होंगे उनमें वक्फ की हर संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट में दफ्तर में रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। उस संपत्ति का सरकारी मूल्यांकन होगा और उसके राजस्व की जांच होगी। वक्फ बोर्ड के मौजूदा ढांचे में बदलाव करके उसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें हर राज्य के बोर्ड में 2 और केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 2 महिलाएं अनिवार्य होंगी। वक्फ एक्ट की धारा 14 और 19 में भी बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का प्रावधान किया जाएगा। विपक्षी दलों को इस संशोधन पर ऐतराज है, सबकी सियासत अलग, लेकिन विरोध का सुर एक कि ये संशोधन मुसलमान विरोधी है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे। कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। प्रॉपर्टी इज द क्वेश्चन व्हिच कैन बी डिसाइडेड बाय द ओनली द सिविल कोर्ट। विपक्षी दलों के सवाल पर जब केंद्रीय मंत्री ने बोलना शुरू किया तो गिनाया कि 1995 के वक्फ कानून में बदलाव के पीछे वही सिफारिशें हैं जो यूपीए सरकार में मिल चुकी हैं। रिजिजू ने गिनाया कि 1976 में आई वक्फ जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड मुतावल्लियों के कब्जे में है, उसमें सुधार जरूरी है। वक्फ की संपत्तियों के केस ज्यादा हैं, ट्रिब्यूनल जरूरी है। वक्फ के खाते का प्रबंधन ठीक नहीं है। फिर 2005 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने जो सिफारिशें की उनमें कहा गया कि 4,90,000 दर्ज वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए आने चाहिए, जबकि 162 करोड़ आमदनी दिखाई जा रही है।
वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2-2 महिला सदस्य होनी चाहिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी और राज्य वक्फ बोर्ड में क्लास 1 अफसर होना चाहिए। इसके बाद के रहमान खान की अध्यक्षता में बनी संसद की संयुक्त समिति ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का इंतजाम लचर है। वक्फ की संपत्तियों का फिर से सर्वे होना चाहिए। वक्फ के दस्तावेजों का सेंट्रल डेटा तैयार होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों का म्यूटेशन और रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। किरेन रिजिजू ने कानून में संशोधन की नीति, नियत और नतीजे विस्तार से समझाना शुरू किया तो थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी सदन से बाहर चले गए। राहुल जी कन्विंस हो गए, ये मन ही मन में सब कन्विंस है। राहुल गांधी सहमत होकर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन सहमत देख कर गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। किरेन रिजिजू ने बताया कि वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी है, क्योंकि 2013 में कानून में ऐसे संशोधन कर दिए गए थे कि किसी भी संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड के दावे के असीमित अधिकार मिल गए थे। विवाद की सूरत में सिर्फ दूसरे पक्ष को ही संपत्ति पर दावा साबित करने की जिम्मेदारी थी। वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं देने का प्रावधान था। वक्फ की संपत्तियों के राजस्व में अनियमितता का सवाल था और वक्फ की संपत्तियों की अवैध खरीद बिक्री को लेकर भी तमाम विवाद थे। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहाँ मौजूद थे और वहाँ बेचारे एक वहाँ के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। दरअसल देश में एक नहीं दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को लेकर सवाल उठे। जैसे तिरुपपुर में देवेंद्र कुल वेल्लार समुदाय के 216 लोगों की 93 संपत्तियों को वक्फ ने अपना बता दिया। तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी तट पर तिरुचेंतुरई गांव में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर पर वक्फ ने दावा कर दिया। तमिलनाडु के तिरुचेंतुरई में 1500 साल पुराने मानिंदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के पास की 369 एकड़ जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया। सूरत म्युनिसिपल काउंसिल हेडक्वार्टर को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दी और वक्फ ट्रिब्यूनल के इन दावों को किसी अदालत में चुनौती तक नहीं दी जा सकती थी। अब सरकार वक्फ कानून में इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए संशोधन बिल लेकर आई थी, जिसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। आज तक ब्यूरो। जिस पर्पस के लिए एक लाया गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीक जमई जी, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जमई थोड़ी देर में प्रेसिडेंट हमारे साथ दिल्ली स्टेट AIMIM के मौजूद रहेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी लीडर JDU के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु शंकर जैन जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर अलग तरीके से वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से इस बिल को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैंने ही स्पीकर साहब से इस बात का डिमांड किया था कि इस पर डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि हम इस बिल के खिलाफ हैं। ये बिल अगर कानून से बनेगा इस बिल की बुनियाद पर तो वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं, सिर्फ कागज़ पर वक्फ बोर्ड रहेगा। पूरी जायदादें जिसमें मसाजिद हैं, दरगाह हैं, सब मुसलमानों से छीन ली जाएंगी। JPC से क्या फायदा होगा, कुछ इस पे चर्चा विस्तृत होगी? ये देखिए, JPC सरकार ने कहा है, स्पीकर साहब उस बनाएंगे, नहीं मालूम उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, मेंबर्स कैसे बनेंगे, क्या होगा, मगर इन प्रिंसिपल हम इस बिल के खिलाफ हैं और रहेंगे। हम नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम समाज भारत का, सारा मुस्लिम समाज इसके खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दावा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने संसद के भवन के भीतर इसका विरोध किया है। विरोधी दल विरोध कर रहे हैं, सरकार इसके पक्ष में तमाम तर्क दे रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले विष्णु जैन जी आपके पास आते हुए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आप इसको एक अलग तरह से लेकर चल रहे हैं, आपके कई बयान भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शहजाद जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। क्या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये? विष्णु जैन जी। ऐसा लग रहा है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फ्रीज है उनका फ्रेम। शहजाद पूनावाला जी, यही सवाल आपसे ही, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी के तमाम मुस्लिम सांसद हो, क्या देश का हर मुसलमान खिलाफ है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने
यह कहा है कि बड़ी जमात ऐसी है जो सरकार को संदेह की नजर से देख रही है, क्योंकि उसकी आदत है हिंदू मुसलमान करना और मुसलमानों को परेशान करने के लिए यह बिल लेकर आप आए हैं। शहजाद जी, सबसे पहले चित्रा जी, वक्फ तो बहाना है, मुस्लिमों को वोट बैंक को किसी प्रकार भड़काना है, ये इनका पुराना तरकीब रहा है। अब बताइए, जब सीए का कानून आया तो कैसे भड़काते थे, नागरिकता छिन जाएगी। आज सीए लागू होने के बाद एक मुस्लिम की नागरिकता गई है? बिल्कुल नहीं। अभी वही नैरेटिव किया जा रहा है कि देखिए वक्फ एक्ट आ गया, मुसलमानों की जमीन छीनी जाएगी। ये एंटी मुस्लिम है, ये आगा खानी। मैं खुद आगा खानी हूं। आज मैं स्वागत करता हूं किरण रिजिजू जी का कि उन्होंने ये बड़ा ऐतिहासिक कदम किया है। हमारी खुद की प्रॉपर्टी कब्जा हो जाती थी वक्फ बोर्ड के द्वारा। बोहरा कम्युनिटी, उसके अलावा सच्चर कमेटी रिपोर्ट, वो एंटी मुस्लिम थी क्या? 9th जेपीसी रिपोर्ट ऑफ के रहमान खान, जिसमें प्रावधान दिए गए थे कि क्या क्या करना है, वो एंटी मुस्लिम था क्या? हसनीनुद्दीन अहमद IAS ऑफिसर रिटायर्ड, उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखी थी कि कैसे वक्फ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं करता, वो एंटी मुस्लिम थे क्या? प्लंडर ऑफ वक्फ कैसे हो रहा है, ये 2016 में मिली गजेट ने, आफ्ताब कोला ने आर्टिकल लिखा था किसमें कैसे यहां पर वक्फ को मॉनिटर करना चाहिए, वो भी एंटी मुस्लिम है क्या? ये एंटी मुस्लिम ने, इनको बिल से नहीं, बिल बनाने वाले से समस्या है और इसीलिए कोई अच्छा सुधार बिल आई। ये बिल क्या है? ये प्रो पुअर मुस्लिम है, ये प्रो ट्रांसपेरेंसी है, ये प्रो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रो गुड गवर्नेंस है, ये एंटी लैंड ग्रैबिंग है। एक कल्पना कीजिए चित्रा जी कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा की भूमि है वक्फ के बाद, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा भूमि। इनकम कितनी है? 200 करोड़ से कम। इसका मतलब कि ये इनकम जा कहां रही है? गरीब मुसलमान यतीमों के पास, महिलाओं के पास, बेवाओं के पास नहीं, ये जा रही है केवल चंद परिवारों के पास जिनका राजनीतिक कनेक्शन है, और इसीलिए वो आज इतना विरोध कर रहे हैं इसका। और मैं केवल 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। बताइए, ये संविधान कहते हैं ना, जय संविधान वाला इनका नारा है। किसी और धर्म के पास ऐसी संस्था है क्या कि वो जाकर कह दे आज तक की बिल्डिंग मेरी, फिर आज तक वाले प्रूव करते रहे कि ये बिल्डिंग उनकी नहीं है, और आज तक को कोर्ट भी जाने का अधिकार नहीं, मतलब सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का अधिकार? ऐसा कानून तो ओमान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, बाकी के मुस्लिम देशों में भी नहीं है जो कानून यहां पर बनाकर रखा था। क्यों किया था? तुष्टीकरण के लिए किया था, केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए। बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कागज तो दिखाना ही पड़ेगा ना, और बकायदा ट्रिब्यूनल भी इसके लिए है जहां पर मामले को लेकर जा सकते हैं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन अमीक जमई से जल्दी जल्दी एक प्रतिक्रिया सभी से ले लेती हूं। अमीक जमई साहब, संसद के भीतर आपके सांसद कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जनता सड़कों पर आ जाए, हमारे मजहब में दखल दिया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि प्रो पुअर, गरीबों को ताकत देने वाला ये बिल है, और मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर ही इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों? अमीक जमई साहब। चित्रा त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो जो पूरी आपके PCR की आवाज है वो मेरे साथ में ब्रॉडकास्ट हो रही है, मैं सुन सकता हूँ। हाँ। दूसरी बात देखिए ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज किरण रिजिजू के जरिए ये बताने की कोशिश करी है कि भारत में मुसलमानों का सबसे अगर कोई खैर ख्वाह, चाहने वाला, उनके लिए मर मिटने वाली कोई सरकार है तो वो शहजाद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये वो पार्टी है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसको आज तक एक मुसलमान, सिख, ईसाई केंद्रीय माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में इसको एक मुसलमान, सिख, ईसाई मिनिस्टर नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, हमें मालूम है, आप मत दीजिए उसको। जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जिस राज्य में जब तक वो मुख्यमंत्री थे वक्फ बोर्ड को बनने नहीं दिया उन्होंने पूरे गुजरात में, कभी भी उनका चेयरमैन नहीं बना। आज वो बता रहे हैं कि बहुत वक्फ बोर्ड के खैरख्वाह हैं। देखिए अखिलेश जी ने जो बात बताई ना आपको, वो है मेन बात। पहली ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोगों ने नमस्ते करने बंद कर दिया है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद। आप भटक रहे हैं जमई साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं भटकते नहीं है, ये कई बार आप लोगों की ओर से गिनाया जा चुका है कि क्यों नहीं नमस्ते करते हैं योगी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस पर नहीं जाते हैं। नमस्ते वो करें नहीं करिए, उनका अपना मामला है। मेरा ये सवाल है, वक्फ बोर्ड क्या न्यायालय से ऊपर है इस देश के भीतर? अगर उसको लेकर कोई संशोधन हो रहा है तो फिर इस तरह का विरोध क्यों है? जमई साहब, सीधा सा सवाल है। चित्रा देखिए, हमेशा संशोधन होते हैं, हमेशा संशोधन होते रहे हैं, लेकिन जो वो 40 ऐसे एतराजात हैं जो वक्फ बोर्ड की पूरी स्वायत्ता को, पूरी शक्ति को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्वायत्ता को खत्म करते हैं, वो मैं कुछ 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे वक्फ बोर्ड तय करेगा कि जो पावर है सर्वे कमिश्नर का पावर, वो जाएगा डीएम को। अब ये हजारों इस देश के अंदर हर जिले में मंदिर मस्जिद का झगड़ा है कि इस मस्जिद में 500 साल पुरानी मस्जिद में कोई मंदिर थी, अश्वनी उपाध्याय के पास तो लंबी लिस्ट है। तो डीएम साहब उसी दिन फैसला कर देंगे, कलेक्टर साहब, कि फैसला हो गया, ये मंदिर हो गई। तो मतलब ये जितने दंगे फसाद का जो इसके अंदर क्लॉज आए हैं,
वो बड़ा खतरनाक है। दूसरा, दंगे दान जो फसाद हो करने वाला जाएंगे। है, डीएम का काम प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना है। आज किरण रिजिजू ने रेवेन्यू को लेकर जो अधिकार कमिश्नर के पास होते हैं उसका जिक्र किया, और आप कह रहे हैं दंगा फसाद हो जाएगा अगर डीएम ताकतवर हो जाता है तो कौन मानेगा साहब ये बात? सर्वे कमिश्नर उसको बनाया जाता है चित्रा जी जिसको औकाफ के बारे में, इस्लाम के बारे में उसको कोई नॉलेज हो, जिसको औकाफ के बारे में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में पता हो। हाँ। डीएम तो ऑलरेडी उसका नोडल ऑफिसर होता है। मैं दो बातें 10 सेकंड में कहना चाहता हूं कि ये पूरा कानून बिल्डर मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए है। नंबर 2, शिया कम्युनिटी के अंदर जब ऑलरेडी शिया वक्फ बोर्ड है तो उसको बोहरा में, आगा खानी में बांटना क्या सरकार का काम है कि वो शिया के अंदर बंटवारा करवाए? ठीक है, क्यों बंटवारा? शहजाद जी मैं आ रही हूँ आपके पास। खुद ही एक छोटी आबादी है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जो पूरा कानून है, सरकार धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अश्विनी उपाध्याय जी यहाँ पर संविधान और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचे हुए। मैं फौरन आ रही हूँ। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए हैं। एक बार जल्दी से उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उनका फ्रेम फ्रीज हो रहा था। ठीक है, आप बताइए वकील साहब। ठीक है अमित साहब। विष्णु शंकर जैन जी, उसे सरकार कैसे कब्जा कर सकती है? मुसलमानों की जमीन पर सरकार कैसे कब्जा कर सकती है, और क्या उनके धर्म में ये दखल अंदाजी नहीं हो गई? वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ऐसा नहीं है। अगर आप वक्फ एक्ट 1995 के प्रोविजंस का अध्ययन करेंगे तो मैं कुछ प्रोविजंस यहाँ पे बता देता हूँ। इस्लामिक प्रिंसिपल क्या है कि एक आदमी वही संपत्ति को वक्फ संपत्ति कर सकता है जो उसकी स्वयं की ओनरशिप में हो। आज ये जो अमेंडमेंट से डेफिनेशन आई है, इसमें यही डेफिनेशन लाई गई है कि आप वही संपत्ति वक्फ संपत्ति कर सकते हैं जो आपकी खुद की ओनरशिप हो। पॉइंट नंबर 1, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं, किसी भी मोहम्मदन मुस्लिम लॉ में है नहीं, उसको डिलीट करने का काम किया गया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है चित्रा जी? और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेक्शन 40 में जो पावर दी गई थी कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, उसके खिलाफ जो आदमी एग्रीव्ड है वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, उस सेक्शन को डिलीट करने का काम किया गया है। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो अब से पहले अमेंडमेंट बिल आने से पहले जितनी वक्फ संपत्ति घोषित हुई थी उसका प्रॉपर ब्यौरा देना होगा 6 महीने के अंदर। और कल अभी यहाँ पे जो लर्नेड फ्रेंड है मेरे, वो कह रहे थे कि कलेक्टर को क्यों बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, सर्वे कमिश्नर की क्या क्वालिफिकेशन है चित्रा जी? सर्वे कमिश्नर कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी कुछ पता नहीं। आज कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, और अगर कलेक्टर के ऑर्डर से कोई एग्रीव्ड है तो पब्लिक नोटिस देने का काम इसमें होगा, रेवेन्यू की तरह इसका सर्वे होगा, और उसके बाद कोई एग्रीव्ड है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा, राइट टू अपील है हाई कोर्ट में। तो मुझे लगता है ये जो कानून है ये एक पुख्ता कानून है जिससे जो असीमित अधिकार दिए गए थे उसको कर्व किया गया है, और वक्फ काउंसिल में जो महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया गया। उसके अधिकार को कम क्यों करना चाहती है सरकार? ये बड़ा सवाल है ना। और 10 सालों के मोदी सरकार के शासन के बाद अब तीसरे टर्म में इसको लेकर आया जा रहा है। और आप लोगों के ऊपर भी विष्णु जैन जी आरोप लगते रहे हैं, ये हर मस्जिद में जाकर मंदिर ढूंढना, जिस तरह के आरोप आप लोगों पर है। अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े कर लेना, क्या बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं होने लगा है आप लोगों की ओर से भी? चित्रा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आज ज्ञान व्यापी के परिसर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की चित्रा जी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया। चंद्रशेखर आजाद पार्क को वक्फ संपत्ति, उसके एक पोर्शन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं, आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि की शाही ईदगाह मस्जिद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में है, उस शाही ईदगाह मस्जिद को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो सवाल आप देखिए, एक गलत नैरेटिव चल रहा है। यहाँ पे एग्रेसर वो हैं, वो घोषित कर रहे हैं, हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी वक्फ ट्राइब्यूनल में। और जब ये असीमित अधिकार को कर्व करने की बात कही जा रही है कि भाई समानता लाई जाए, तो और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं चित्रा जी आपके चैनल के माध्यम से, क्या ऐसे असीमित अधिकार किसी और समुदाय को है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है? क्या जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, किसी के पास भी अधिकार है जो वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ बोर्ड को दिए गए थे? सवाल ये है चित्रा जी। लेकिन मस्जिदों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना या उसकी देखभाल करना भी वक्फ के भीतर ही आता है। तो अगर आप लोग उस पर नजर रखेंगे, गैर मुस्लिमों की उसमें एंट्री करवाई जा रही है, इसकी क्या जरूरत है विष्णु शंकर जैन जी? नहीं, देखिए चित्रा जी, ऐसा नहीं है। ये एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपके डिबेट के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करने की मांग कर ही नहीं रहे।
कभी भी आप, मेरा एकदम क्लियर स्टैंड है, वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करने की बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ एक्ट 1995 में जो संविधान से बियॉन्ड जाके आर्टिकल 300A जो राइट टू प्रॉपर्टी का है, उससे बियॉन्ड जाके जो आप उनको असीमित अधिकार दे रहे हैं, उसको चेक करने की, उसको कर्व करने की बात यहाँ पे हमेशा मैंने की है। ये मेरी कांस्टेंट लीगल पोजीशन है। छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, कोर्ट में कितने मामले हैं इससे जुड़े हुए? चित्रा जी, आपका सवाल मेरे से? जी, आपसे ही है। आखिरी सवाल, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगा। इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है कि कोर्ट में इसके कितने मामले हैं, पर वक्फ ट्राइब्यूनल में काफी केसेस हैं। ज्ञान व्यापी में वक्फ का इशू है, कृष्ण जन्मभूमि में वक्फ का इशू है, धार की भोजशाला में वक्फ का इशू है, ताजमहल में वक्फ का इशू है। जहां जहां अब ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स पाएंगे, ताजमहल भी चाहिए चित्रा जी, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे नहीं चाहिए ताजमहल। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित किया है चित्रा जी, और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बताइए शाहजहां ने कब इसको वक्फ डीड किया, कब वक्फ किया, अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। मैं तो चाहता हूं कि ताजमहल ASI के कंट्रोल में रहे। आप चाहते हैं कि ताजमहल वक्फ संपत्ति घोषित हो जाए, उसके खिलाफ हमारा विरोध है। वक्फ में दावा किया है ताजमहल को लेकर भी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, आप सोचिए विष्णु शंकर जैन ताजमहल में भी मंदिर ढूंढ रहे हैं, उस पे भी दावा ठोक रहे हैं। कितने यंग वकील हो। अरे अभी देश में आपको बहुत आगे जाना है। समाजवादी पार्टी के अमीर जमाई आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ताजमहल में भी क्या क्या ढूंढ रहे हो? मैं कुछ और कह रहा हूं, अगर कोई आदमी लॉ से बियॉन्ड जाके बात करेगा, वकालत है आपकी, फैलाएगा, तो उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई से, सेक्शन 40 में क्या कहना है चित्रा? लाल किला में मंदिर ढूंढ रहे हो, असीमित अधिकार देता है, इसमें इनका क्या कहना है? ताजमहल में तुम मंदिर ढूंढ रहे हो, उसके कैसे लड़ रहे हो? किसी भी संपत्ति को इतनी बेशर्मी की हद है। और उस आदमी को एक बिघा खेत भी गरीबों में दान कर दो, उसके बाद बात करो ताजमहल की। बात सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बिघा गरीबों में दान कर दो पहले, फिर ताज पे बात कर लेना। 1995 को लाया, ताज पे बात कर रहे हैं, एक बिस्वा जमीन गरीबों को दान नहीं करी। अपनी अपनी बारी में बोलिए, जाने का हक छीन लिया और दूसरी तरफ खुली छूट दे दी। आज इस आदिमता को कर्व करने की, खत्म करने की बात की जा रही चित्रा जी। ठीक है, शोएब जमाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके पहले बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं शहजाद पुनावाला जी, उसके बाद फरहान अली। और सुनिए जी, आपके पास सत्य प्रकाश जी भी स्टूडियो में है। चित्रा जी एक एक करके हाँ चित्रा जी, सबसे पहले एक एक करके मैं बात रखता हूं। जो अभी विष्णु जैन जी ने कहा, विष्णु जैन जी ने कतई नहीं कहा ताजमहल में कोई मंदिर ढूंढ रहा है। ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि यह हमारी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने पूछा, शाहजहां लिखाकर गए थे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने केवल ताजमहल नहीं, 1500 साल पुराना एक तमिलनाडु का गांव जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, इस्लाम 1400 साल पुराना, मंदिर 1500 साल पुराना, वो बोलते जमीन हमारी है। ये इसके अलावा सूरत की म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को भी उन्होंने अपना घोषित कर दिया था वक्फ में। तो इस प्रकार के अननेचुरल क्लेम्स भी किए गए हैं जो और कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपने अभी पूछा कितने केसेस, हर साल 200 के लगभग एनक्रोचमेंट के केसेस आते हैं। तीसरी बात, मैं आपको सीधे सीधे जवाब देना चाहता हूं। अभी देखिए क्या बात बोली जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है डीएम को क्यों दिया। तारकेश्वर बोर्ड में फिराद हकीम चेयरमैन बने तो ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो टेंपल के ट्रस्ट में है तो ठीक है, और सीडब्ल्यूसी जो संस्था है, कोई बोर्ड नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, टेंपल मॉस्क का ट्रस्ट नहीं है, वहां पर डीएम की अगर केवल एक रोल हो, डीएम किसी पार्टी का नहीं होता तो वो संविधान के खिलाफ हो गया। अरे वाह। और देखिए कांग्रेस ने क्या बदमाशी की, कांग्रेस ने 2 कानून लाए थे 91 और 95 में। 91 में चित्रा त्रिपाठी को कहा गया कि 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चित्रा जी कोई भी धार्मिक स्थान अपना क्लेम करने नहीं जा सकती। पर 95 में अमीक जमाई को कहा गया, तुम्हें अगर आज तक की बिल्डिंग पसंद है करो क्लेम वक्फ के थ्रू, और फिर वो बिल्डिंग तुम्हारी, अब आज तक प्रूफ करेगा कि वो बिल्डिंग मेरी नहीं है। ये अनैमली क्रिएट की गई थी। चित्रा अपने धार्मिक अधिकार के लिए तरसती रह गई और अमीर को लैंड जिहाद करने की आवश्यकता पूरी कोशिश ये दे दी गई। ये बस उदाहरण है। अब ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री जुड़ चुके हैं। फिर मैं आ रही हूं आप लोगों के पास फौरन। मुख्तार साहब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए अब इस देश के भीतर एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जाकर वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करना चाहती है सरकार, जिसके लिए यह बिल लेकर आई। कैसे भरोसा दिलाएंगे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और अधिकारों में कटौती करके सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है? देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, जो असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में ला करके हितधारकों की सुरक्षा और हैरेसमेंट का समाधान,
इस बिल की प्रमुख सोच है। और मैं मानता हूं कि हर कुछ लोगों की आदत है कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन पर जो है वो कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करो। आज जो है वो ये कोई आज की बात तो है नहीं, कोई नया इशू नहीं है। ये जो है वो लगातार समय समय पर इस बात की मांग होती रही है कि वक्फ का जो अभी का सिस्टम है उसने अपने आप को टच मी नॉट बना दिया है और टच मी नॉट बना करके अपनी स्वायत्तता के नाम पर सुपर संवैधानिक संस्था के रूप में जो है व्यवहार कर रहा है, और जिसका नतीजा है कि लोगों में अविश्वास का माहौल खड़ा हुआ है, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का माहौल खड़ा हुआ है, कंट्राडिक्शन का माहौल खड़ा हुआ है, कन्फ्लिक्ट का माहौल खड़ा हो गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जहां एक तरफ हितधारकों का संरक्षण करने वाला है, वहीं पर जो हैरेसमेंट हो रहा था उसके समाधान को वाला ये बिल है, और इस पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन या सांप्रदायिक जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत संविधान का हवाला देकर लेकिन विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि एक तो संघीय ढांचे पर चोट की जा रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार की ओर से दखल अंदाजी की भी ये कोशिश है। अच्छा ये बताइए, ये मुसलमान जो है ये भी इस देश का हिस्सा है ना, मुसलमान भी इसी देश के संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका भाग है ना, तो आप स्वायत्तता के नाम पर सुपर संवैधानिक संस्था थोड़ी बन सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि इस मुद्दे पर, इस सवाल पर कई बार पार्लियामेंट में भी डिबेट हो चुकी है, पार्लियामेंट में सुधार के बिल भी आए हैं, तब जो है वो लोगों को नहीं लगा था कि ये पार्लियामेंट में क्यों सुधार के लिए बिल आया है। एक चीज, दूसरी चीज, एक चीज आपको समझना होगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, वो उसमें कोई खाली हिंदू मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी हैं। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ और बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू समाज के लोग या सिख समाज के लोग और भी समाज के लोग नॉन मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़ करके आ गए। जो यहां से गए पाकिस्तान, उनको तो वो उनकी प्रॉपर्टी भी मिल गई, उनके दुकान मिल गए, उनके मकान मिल गए, उनके खेत मिल गए, उनके खलियान मिल गए। जो वहां से आए उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कहा भाई ये खाली है, तुम इसमें जाकर रहने लगो, ये जगह दुकान खाली है, तुम इसमें जाके अपना व्यापार करने लगो, ये खेत खाली है, उसमें जाके आप खेती करने लगो। लेकिन आज इन 75 सालों के बाद भी वो ना इसके मालिक रह गए हैं ना किराएदार रह गए हैं, बल्कि हर दिन वो हैरेसमेंट का शिकार होते हैं, उनके सर पे जो है वो तलवार लटकी रहती है। तो कम से कम कई सवाल करते हैं साहब, इसमें हिंदुओं से क्या मतलब, वो कौन से स्टेक होल्डर है, हितधारक है? बिल्कुल है हितधारक। इतनी अकल के दुश्मनों, अगर इतनी अकल नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में जो कुछ अपना सब कुछ लुटा करके पाकिस्तान में हिंदुस्तान आए और यहां पर आने के बाद इन 75 सालों में भी न वो उसके मालिक बन पाए हैं, न किराएदार बन पाए हैं, बल्कि ट्रेसपासर और इंक्रोचर बन के रह गए हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब नकवी साहब आपसे मैं और चाहूंगी, इसको ले आने में ये 10.5 साल से ज्यादा का वक्त क्यों लग गया आप लोगों को? अभी ही क्यों जरूरत आन पड़ी है? देखिए ऐसा है कि कुछ भी कभी भी आप समावेशी सुधार करो, संवैधानिक सुधार करो तो उसपे सांप्रदायिक वार भी होगा और उसमें कुतर्कों का जो है वो गोलियां भी चलेंगी। तो जब भी आप लोगों के कहेंगे ये वक्त सही है, जब 370 के बारे में आया तो ये वक्त कहाँ ठीक था, ये कैसे आ गया? जब राम मंदिर का इशू आया तो ये कौन सा वक्त था जब इसमें राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? ये तमाम चीजें ऐसी हमेशा जो है वो जिनकी तर्कों की कंगाली होती है वो इसी तरह से कुतर्कों के मवाली बन जाते हैं। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन पे, इस संवैधानिक सुधार पर किसी तरह का सांप्रदायिक वार न तो वक्त के लिए अच्छा है, न वक्त के लिए अच्छा है, न मुल्क के लिए अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस पक्ष में रहे हैं कि कोई भी बिल है उस पर जो है वो डिबेट, प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और तब डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो और चाहे पार्लियामेंट की कमेटीज में हो। और मैं मानता हूं कि इसमें डिस्कशन के बाद, इस मंथन के बाद जो है वो अमृत निकलेगा और इस मंथन का अमृत जो निकलेगा वो देश के हित में भी होगा और वक्त के हित में भी। चलिए, बहुत धन्यवाद मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज तक से जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे। अश्विनी जी, बिना समय गवाए अब सीधे आपके पास आते हुए, इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं,
क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद शोएब जमी जी, मैं फौरन आ रही हूँ। देखिए चित्रा जी, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब होता है संविधान, सबके लिए समान विधान, और बाद में सेकुलर शब्द और जोड़ दिया गया। सवाल यह है कि भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में वक्फ नहीं है, इसके बावजूद भी वक्फ कानून है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। फिर अगर एक मजहब के लिए आप ट्रिब्यूनल बनाएंगे, फिर तो कल को जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, पारसी का बोर्ड पारसी का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बहाई का बोर्ड बहाई का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, ईसाई का बोर्ड ईसाई का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, यहूदी का बोर्ड यहूदी का ट्रिब्यूनल होना चाहिए। फिर संविधान किस बात का, फिर तो बहुविधान हो गया ना। इसलिए मेरा यह मानना है एक देश एक विधान होना चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता, समान दान संहिता। ये वक्फ कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते। अरे हिंदू जैन बौद्ध सिख भी दान करते हैं। बिरला जी ने पूरे देश में धर्मशाला बनवा रखी है, बिरला मंदिर बनवा रखा है, वो भी तो दान करते हैं। बड़े बड़े सेठ दान करते हैं, सब लोग दान करते हैं। तो एक मजहब के लिए अलग से ट्रिब्यूनल क्यों? संविधान रिलीजन के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने का विरोध करता है। आखिर मठ मंदिर हिंदू जैन बौद्ध सिख के अगर किसी जमीन का विवाद होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, और एक बार अगर वो मुस्लिम की कोई जमीन का विवाद होगा तो जाके वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। क्यों भैया, कोई विशेष दर्जा है क्या? क्यों सब एक समान नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात ये, आप जरा देखिए कितना इलीगल जमीनों पे कब्जा किया गया। मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है, सिंगापुर का क्षेत्रफल मात्र 1,80,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बनाया जा सकता है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़, डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़, फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़, मॉरिशस का क्षेत्रफल मात्र 5 लाख एकड़, यानी भारत के वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस भी बनाया जा सकता है। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है ना, वो 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। ये आई कैसे, आपको मैं बता देता हूं। नदियों के किनारे पठान जमीन होती है, उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उत्तराखंड और हिमाचल में जो पहाड़ियां हैं उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। हाईवे के किनारे की जमीन को अपनी डिक्लेयर कर दिया, रेलवे के किनारे की जमीन को अपने डिक्लेयर कर दिया। गांव में गोचर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, खेल का मैदान होता है, उसको अपनी जमीन डिक्लेयर कर दिया। एक बार आपके आज तक के स्टूडियो में वक्फ बोर्ड कहेगा कि ये हमारा वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप तो फिर भी यहां से लड़ने लखनऊ चले जाएंगी। लेकिन आपके अगल बगल के पार्क पे अगर वक्फ बोर्ड कह देगा ये हमारा है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है पार्क के लिए तो आप नहीं लड़ेगी। तो हो क्या रहा है, चूंकि अनलिमिटेड पावर दे दिया, कहीं कोई नोटिस नहीं, कोई। और एक बड़ी खास बात, ऐसा इसमें 1995 में किया था कि आप किसी भी पेपर में निकलवा दो और 30 दिन के अंदर अगर कोई जवाब ना आए, कोई ऑब्जेक्शन ना आए, तो जमीन वक्फ की हो गई। तो होता क्या था, ऐसे छोटे छोटे पेपर में वक्फ बोर्ड वाले इसको नोटिस देते थे, जो कोई पढ़ता ही नहीं है, जिसकी सर्कुलेशन 500,000 है। मेरा सवाल एक ये है कि जब भारत के संविधान में वक्फ नहीं है तो वक्फ बोर्ड क्यों? बताइए। दूसरा एक बात और, ये वक्फ एक्ट अन इस्लामिक है, अन कुरानिक भी है। क्यों? क्योंकि मजार का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है, दरगाह का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, मस्कट, बहरीन में कहीं इस्लामिक कंट्री में कोई मजार नहीं है, दरगाह नहीं है। उसको ये माना जाता है, अन इस्लामिक माना जाता है। आपको याद होगा G20 के सम्मेलन में सारे राष्ट्राध्यक्ष गांधी समाधि स्थल पे गए, लेकिन जो अरब के सुल्तान थे MBS वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि मजार पे जाना, समाधि स्थल पे जाना, दरगाह पे जाना ये हराम माना गया। और ये वक्फ एक्ट मजार और दरगाह को भी लीगलाइज करता है। ठीक है, और इस वक्त हमारे संवाददाता स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री से बातचीत करें, एक बार सुन लेते हैं। सरकार ने ये बात कही कि हमने कई बुद्धिजीवियों से बात की, कई वक्फ मेंबर से बात की, कई इंटेलेक्चुअल से बात की, उसके बाद हम ये संशोधन विधेयक लेके आए। लेकिन विपक्ष ये बात नहीं मान रहा। विपक्ष ये कह रहा है कि किसी से बात नहीं हुई है और ये एक कृत्य है सरकार का कि मुसलमानों की सारी जमीन हड़प ली जाए। आप इसको किस तरह से? देखिए, आज अगर आप सरकार पर नहीं सिर्फ इंडिया टुडे और आज तक पर भरोसा करें तो आपकी 2017 की एक रिपोर्ट है जिसमें आपने स्वयं इस बात को प्रकाशित किया और इस बात का सबके सामने एविडेंस दिया कि कैसे जो मुतवली हैं, जिसको सरल भाषा में अगर मैनेजर कहें वक्फ के, वो मस्जिद कब्रिस्तान की ज़मीनें बेच रहे थे, और जिनकी वो मस्जिद या कब्रिस्तान की ज़मीन अथवा मज़ार की ज़मीनें थी उनको ही नहीं पता था। आप ही की रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया कि कैसे वो मुतवली, वो मैनेजर्स बोर्ड के किसी मेंबर के साथ सांठगांठ करके जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, वो सारी की सारी ब्लैक मनी में बेच रहे थे। तो अगर न्याय संगत ट्रांसपेरेंटली सरकार उम्मीद एक्ट के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व कर रही है जिसमें जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार सुरक्षित रह सके मुस्लिम समाज में, तो इससे विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?
आज जो अमेंडमेंट सरकार ने प्रस्तुत किए उसमें कई विषय थे। पहली बार बोर्ड में विशेष रूप से महिलाओं को जगह मिलने की सरकार ने बात की है। पहले भी मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रिपल तलाक को बैन किया था। आप हैरान होंगे कि एक स्टेट की वक्फ बोर्ड खुला का सर्टिफिकेट देती है, मतलब मैरिज अनल करती है। ट्रिपल तलाक के बैन के बाद कई महिलाओं की ये रिपोर्ट मीडिया एजेंसी में आई है, प्रकाशित हुई है कि कुछ पुरुष महिलाओं को छोड़ने के लिए अपनी शादी में अनलमेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं खुला, वो बोर्ड से करवा रहे थे और महिलाएं दर-बदर भटक रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि जो कानूनी प्रावधान है उसका उल्लंघन ना हो। कई बार ऐसा भी ध्यान में आया है कि बोर्ड के कुछ मेंबरानों ने कानून का उल्लंघन करते हुए वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो या तो बेच दी या तो लीज कर दी और जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको पता ही नहीं है। एक आंध्र प्रदेश का केस आया था जिसमें अहमदिया समाज को निष्कासित कर दिया था, गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया था, जो बोर्ड का ना अधिकार था ना एक्ट में उसका प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि आज जो प्रस्तुतिकरण हुई सरकार की ओर से, इसके लिए मैं सराहना करती हूँ मोदी जी की। विपक्ष ने जितने भी प्रश्न पूछे थे सबका जवाब सरकार ने दिया। तब भी बिल को एक कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़े मुझे लगता है इंडिकेशन के साथ जेपीसी गठन करना, ये भी एक अभिनंदनीय कदम है सरकार द्वारा। दो चीजें बड़ी आज विपक्ष ने कही कि आप कलेक्टर को कैसे फाइनल अथॉरिटी मान सकते हैं। मुझे बताइए कि अगर आपकी जमीन आपके गृह जिले में है, उसकी सर्टिफिकेशन या उसकी पुष्टि कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, करेक्ट? क्या अगर आप ये लेकर जाएं किसी कोर्ट में कि जी मैं कह रहा हूँ ये जमीन मेरी है, क्या कोई भी कोर्ट मानेगा? नहीं ना, आपको तो दस्तावेज देने पड़ेंगे। वो दस्तावेज देने वाला व्यक्ति कौन है? कलेक्टर है। पहले जो एक्ट था उसमें ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि जिसकी वो जमीन है वो उसकी पुष्टि कैसे करे। सर्वे कमिश्नर्स की बात थी, लेकिन सर्वे कमिश्नर क्या कर सकता है? सर्वे कर सकता है, ठीक है। क्या आपको अधिकार दिला सकता है? नहीं दिला सकता। तो अगर गरीब मुसलमान को न्याय की दृष्टि से जल्दी न्याय मिल जाए तो विपक्ष को दिक्कत क्यों है? अंततः चाहे कोर्ट हो, बोर्ड हो, सरकार हो, सबको रेवेन्यू ऑफिसर को ही पूछना पड़ता है कि फला फला की जमीन है या नहीं, आप इसको सर्टिफाई करो। संविधान पर हमला, ये कहा विपक्ष ने। आप किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर कर रहे हैं, ये संविधान पर हमला कैसे हुआ? अगर आप कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड में जगह दीजिए, तो ये संविधान पर हमला कैसे हुआ? अगर आप कहते हैं शिया, आगा खानी, बोहरा, अहमदियाज या फिर जो भी नॉमिनेट होते हैं मुस्लिम समाज से, अलग अलग कम्युनिटी से, उनको आप बोर्ड में सम्मान दीजिए, तो ये संविधान विरोधी कैसे हुआ? ये संविधान विरोधी कैसे हुआ, जिसका तर्क बार बार विरोधी दलों की ओर से दिया जा रहा है। सत्यप्रकाश जी, मैं फौरन आऊंगी, एक बार शोएब जमई जी के पास चलते हुए, बहुत देर से वो बैठे हुए हैं। जमई साहब, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो 32 बोर्ड हैं वक्फ में, उसमें पसमानदा, अहमदिया, बोहरा और बाकी जितने भी पिछड़े, जिसका जिक्र बार बार सरकार की ओर से किया गया है, आगा खानी, इन लोगों को कितनी तवज्जो उसमें दी गई है? और जो आरोप उधर से भी सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं आप लोगों पर, उस पर भी जवाब। चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सुधीर ओवैसी साहब ने संसद में जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया और बताया कि ये राइट टू रिलीजियन पे एक हमला है, ये ऑटोनॉमी की बात नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल, अभी मंत्री महोदया, पूर्व मंत्री महोदया को मैं सुन रहा था कि भाई लोग जमीनें बेच देते हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन ये क्लासिक एग्जाम्पल कहाँ है? महाराष्ट्र विधानसभा की एटीआर रिपोर्ट सबमिट की गई और उसमें ये बताया गया कि जो अंबानी जी का जो अंटिलिया बंगला है, वो 21 एकड़ वो जो जमीन है, उसको वक्फ बोर्ड के अंदर इसी जो 1995 की जो कानून है वक्फ का, जिसको असीमित आप शक्तियां कहते हैं, उसका उल्लंघन करके बेचा गया था। और उसको यहां से एटीआर की रिपोर्ट में चैलेंज किया पूर्व जो अपॉइंटेड जज थे, और सरकार ने उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने कहा कि हम इस जो है यहां से इस पर एक्शन लेंगे। और अभी हाईकोर्ट में मामला ये चल रहा है, जिसके यहां से 9 सदस्यों की टीम में से यहां से 1/3 के बहुमत उसमें हासिल नहीं था इसको बेचने के लिए, इसलिए मामला विवादों में है। तो मुझे ये मंत्री महोदया जी बताएं यहां से कि क्या अंतिलिया बंगले को वापस लिया जाएगा? वो जो जमीन शेख इब्राहिम भाई
एसबीआई के द्वारा यहां से दान की गई थी 1986 में, उस अनाथालय की जमीन को वापस लिया जाएगा, या मोदी जी के अपने जो पर्सनल दोस्त थे उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इस तरह के संशोधन लाए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं विष्णु शंकर जैन जी को सुन रहा था कि दरअसल मामला कुछ नहीं है, मामला यह है कि काशी और मथुरा के अंदर जो वक्फ का जो मामला है, जिसकी वजह से वहां की मस्जिदें सुरक्षित है, मुसलमानों की इबादतगाहें सुरक्षित है, उनको हल्का करके उनमें संशोधन करके आप वो रास्ते हमवार कर रहे हैं जिसके जरिए से वो मस्जिदों को छीना जा सकता है। नंबर 2। नंबर 3, मामला यह है कि जो आपने यहां से ये मैंडेटरी लाया कानून में कि भाई इसके अंदर ट्राइब्यूनल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे और महिला भी होंगे। आप मुझे ये बताइए कि हिंदू साथियों के लिए यहाँ पे हमारे पास एंडोनमेंट बोर्ड है या नहीं है? हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड है, ठीक है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है जो अपने अपने समाज की जमीनों की यहाँ से सुनिए प्रबंधन करते हैं। तो क्या हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड के अंदर मैंडेटरी लाएंगे कि 2 मुस्लिम यहाँ से उसमें होने चाहिए? और किन महिलाओं की आप बात करें, क्या बिल्किस बानो और जकिया जाफरी को आप मेंबर बनाएंगे? आप उनको तो न्याय नहीं दिला सकते, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में आप सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, इस वजह से समय हमें इतने की इजाजत देता है सत्यप्रकाश मिश्रा जी। इतना जरूर इसलिए हमारी पार्टी ने यह कहा कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए आया है, ये इसको परिभाषित करेगा, पारदर्शिता पूर्ण रहेगा और तमाम चीजों को एक नया विस्तार देगा। आप सीआरपीसी 125 के विरोधी रहे, ट्रिपल तलाक के विरोधी रहे, अब महिला अगर वक्फ बोर्ड में शामिल होने जा रही है तो ओवैसी की पार्टी महिला विरोधी नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या इस देश में संविधान से ऊपर कोई बोर्ड हो सकता है क्या कि जिसके पास असीमित अधिकार हो? क्या उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं होगी? अभी अमित जमीन ने कहा कि डीएम को यह अधिकार होगा। अरे डीएम संविधान के द्वारा प्रदत्त एक पद है, इस चीज को समझ लीजिए, वो संवैधानिक पद है, वो ब्यूरोक्रेसी इस देश में स्थापित है, संविधान द्वारा परिभाषित है। जज है, फिर आप कहेंगे कल को एक जज फैसला दे देगा। वास्तविकता यह है कि वक्फ बोर्ड के पूरे जाल में जिन लोगों ने जमीन कब्जा किया है वो मुस्लिम समाज के बड़े लोग हैं। 3000 करोड़ की जमीनें शोएब जमी साहब आपकी पार्टी में हैं और महाराष्ट्र में 275 एकड़ जमीन उस वक्फ बोर्ड का चेयरमैन दबा के बैठा है, जमायत उलमा हिंद के पास है। दिल्ली में 140 प्रॉपर्टी ऐसी है जो पूरी तरह विवादित है। अगर परिभाषित करें, सेंट्रल पोर्टल हो जिसमें तमाम जमीनों के बारे में चर्चा हो, जिक्र हो, किसकी है, क्यों है, किसने दान किया, किस हालात में दान किया, तो आपको दिक्कत है। वाह बात, आप तो संविधान का नारा लगाते हैं। संविधान में यह सूत्र है कि नहीं कि इस देश की किसी भी चीज को रेगुलराइज करना पड़ेगा, पारदर्शी बनाना पड़ेगा और उन तमाम लोगों को न्याय देना पड़ेगा जिस पर्पज से वक्फ बोर्ड में जमीनें दान की गई। उसका मकसद है चैरिटेबल और आप उसको भाड़े की जमीन में बेचने में लगा रहे हैं। और दूसरा एक प्रश्न है, अगर आप किसी की जमीन को किसी भी तरह से गैर तरीके से किसी का वक्फ पर कब्जा हो गया है तो वक्फ ट्रिब्यूनल उसका फैसला नहीं करेगा साहब, इस देश में अदालतें फैसला करेंगी। और यही बड़ा सवाल है कि जब देश में अदालतों से कुछ संस्थाओं को दूर रखा जाता है तो उससे किसका फायदा होता है, क्योंकि अदालतें सर्वोच्च हैं, उसके बावजूद यहां पर तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं दोनों ही ओर से। लेकिन बात निकली है वक्फ पर तो दूर तलक जाएगी। अब इस पूरे मामले में जेपीसी क्या रिपोर्ट देती है, क्या बातें निकलकर आगे सामने आएंगी, इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।